नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस में। साथियों, आज 3 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें चर्चा करेंगे। तो आप कॉपी और पेन के साथ वीडियो देखिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी रहे उसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने किसके साथ मार्स 220 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है? तो नासा, इसरो और जैक्सा और CNSA। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड जो है ना, नासा, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म ये है ने ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी ULA एटलस V रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है और फ्लोरिडा कैंप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया। तो इस मिशन में क्या है? तो ULA एटलस VS सेंटर अपर स्टेज मार्च 2020 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर पार्किंग कक्षा में रखेगा और नासा ने प्राचीन जीवन संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करने के लिए इस मार्स 220 परसिवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है। तो ये किसका चक्कर लगाएगा? लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह का। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करने से पहले मंगल ग्रह के लिए नासा ने किया है, तो नासा के बारे में देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ। इसके अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। वाशिंगटन DC का मुख्यालय जो कि अमेरिका में स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे देश में प्रथम रहा? तो राजनांदगांव, बीजापुर, दुर्ग और रायपुर। तो ये जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, ये जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में जो देश में प्रथम स्थान पे रहा, यह छत्तीसगढ़ का जिला है। डिटेल में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो सरकारी थिंक टैंक निधि योग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जिले को फरवरी 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेटा रैंकिंग आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया। वहीं मेघालय जो दूसरे स्थान पर आया था, कौन सा? रिभोई। और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, ये तीसरे स्थान पर आया। और ये मेघालय का रिभोई दूसरे स्थान पर आया। तो डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में शामिल की गई थी और फरवरी-जून के दौरान स्वस्थ, पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकास खंडों के क्षेत्र में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की। इन क्षेत्रों में स्वस्थ, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, समग्र विकास क्षेत्र को शामिल किया गया। आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को विकास की राह पर लाना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में है। तो इसका उद्देश्य ये है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर, अटल नगर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल है। अनुसुईया उइके राज्यपाल यहाँ की है। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी है? 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें। और छत्तीसगढ़ को साथियों धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अब ये मानचित्र में देख सकते हैं हम लोग। तो मानचित्र में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित और ये उत्तर में उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। और देखिए यहाँ पर उत्तरी है, एक तरह से पश्चिम भी मध्य प्रदेश ही आता है। और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश का सीमा साझा करता है और उड़ीसा और झारखंड। तो इतने राज्यों के साथ सीमा साझा कर सकता है। और छत्तीसगढ़ साथियों भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य क्या होता है? जो किसी भी समुद्री सीमा के साथ अपना स्पर्श साझा नहीं करता, यानी ये समुद्र है और यहाँ पर इसकी सीमा नहीं लगती है। ये चारों तरफ से थलीय जो राज्य है
स्थल मतलब भौतिक रूप से उनके साथ सीमा साझा करता है, इसलिए इसको भू आवष्टिक राज्य भी कहा जा सकता है। और मध्य प्रदेश भी भू आवष्टिक राज्य है जो कि किसी समुद्र सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में किस देश के द्वारा अध्यक्षता की गई? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठवीं बैठक की अध्यक्षता की गई। और भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो अब हम लोग अगले और बातें करने से पहले डिटेल में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो रूस की अध्यक्षता में पर्यावरण मंत्रियों की छठवीं बैठक का आयोजन किया गया है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ गणराज्य, भारत गणराज्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया। ब्रिक्स पार्किंग ग्रुप की बैठक पहले हुई थी 2021 में, भारत में अगली बैठक होगी जिसकी भारत अध्यक्षता करेगा। केंद्रीय मंत्री ये बता चुका हूँ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर सर ने किया है। बैठक के दौरान मंत्री ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की जैसे पर्यावरण को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए उस पर भी प्रकाश डाला और उसके बारे में ब्रिक्स की बैठक में बताया है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग ये किसने अध्यक्षता की है? रूस ने। रूस के बारे में देखते हैं। तो रूस देखिए यहाँ पर स्थित आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये एशिया का हिस्सा और यहाँ से यह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है रूस। अब रूस सबसे बड़ा देश भी है। अब हम लोग रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा रूबल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। और हाल ही में कौन प्रधानमंत्री बने यहाँ पर? मिखाइल थुमिस्टिन, जो कि कोरोना पॉजिटिव हाल ही में हुए, तो ये चर्चा में रहे थे। और यहाँ की संसद का नाम कई बार पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। हमारे देश में जो संविधान बनाया गया था उसमें क्या क्या रूस से लिया गया था? तो मूल कर्तव्य, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका विस्तार है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। और पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस से ली गई है। तो इतनी जानकारी हो गई। ये एक कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ साथ हम लोग जो पॉलिटिकल के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? मास्क का अनेक जिंदगी, एक मास्क का अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के द्वारा एक मास्क का अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। क्या है डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए गए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क का अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। ये कोविड-19 की महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए मास्क को पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। इसमें क्या होगा? तो देखिए एक मास्क बैंक की स्थापना की गई जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं और यह मास्क गरीबों में दिए जाएंगे। अब नागरिक किसी भी जिले या शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। इसमें दान मास्क के धन के रूप में किया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह के मास्क के माध्यम से मास्क सिलाई के लिए किया जाएगा। घोषणाओं, पोस्टर और पर्चियों के माध्यम से जागरूकता फैला जाएगी। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश को भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अब देखिए इसका विभाजन कब हुआ था? तो आप चाहे तो इसकी मध्य रात्रि में 31 अक्टूबर को ये मध्य रात्रि में अलग हो चुका था छत्तीसगढ़ की, मतलब विभाग हुआ। और अस्तित्व में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो इतनी जानकारी हो गई। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है। लालजी टंडन साहब थे राज्यपाल, जो कि निधन हो चुका है। अब यहाँ पर इनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। और एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती है। और 230 सीटें ये किसके लिए होती है? निर्वाचित सदस्यों के लिए। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांध गलत लिखा गया। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय सतपुड़ा और भारत, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर। और भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने? 11। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। तो इतनी जानकारी हो गई। और मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे हम लोग।
तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान सीमा साझा करता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। अब यहाँ पर कितनी लोक संस्कृतियाँ? 6 लोक संस्कृतियाँ हैं, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर चंबल। तो ये 6 यहाँ पर लोक संस्कृतियाँ हैं। अब मध्य प्रदेश के अन्य नाम भी है, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस बरार। तो इतने जानकारी हो गई है, आप चाहो तो इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग मध्य प्रदेश में शुरू की गई तो मानचित्र में भी देखेंगे हम लोग। तो ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश यहाँ पर, जो कि हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा साझा कर सकता है, ये सीमा साझा करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि इतना बहुत हो जाएगा, अब ज़्यादा और चर्चा करना उचित नहीं होगा। तब 5वां प्रश्न क्या है? स्विट्जरलैंड में आयोजित बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में किस भारतीय ने दूसरा स्थान हासिल किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कृष्णन शशि किरण, पी हरिकृष्ण, संदीपन चंदा, अभिजीत खुंटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पी हरिकृष्ण। यही इनका चित्र देख सकते हैं आप, इनका फोटो, और यह है स्विट्जरलैंड में आयोजित बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया इन्होंने। आगे देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी कृष्ण, ये बता चुका मैं, इन्होंने 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में रैपिड एक्शन के दूसरा स्थान हासिल किया। ये विश्व के 26 नंबर पर काबिज खिलाड़ी रहने वाले पोलैंड रेंडस्लव वजाटोक की तुलना में 10 अंक कम हासिल हुए। इसके कारण भारतीय ग्रैंड मास्टर को 5.5 अंक के साथ असाउंड सेट चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहे थे ये पहले, इससे पहले भी। कौन सा? असेंटस चेस 960 में। और देखिए बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के बारे में देखते हैं। तो बिल चेस फेस्टिवल कोविड-19 महामारी के दौरान बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका आयोजन सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते किया जा रहा है। शतरंज की बिसात पर खिलाड़ियों के बीच होने वाले टेबल की दूरी पर भी बढ़ाया गया और हर गेम में के बाद सभी मोहर और घड़ों को पूरी तरह से साफ किया जाता है। इसके अलावा दर्शकों को भी कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये पहला कार्यक्रम है जो कोरोना वायरस में भी आयोजित किया जा रहा है। अब हम लोग स्विट्जरलैंड के में आयोजित किया जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, और यहाँ की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रांक। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय मोटा सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया। ये प्रोजेक्ट इंडिया डिटेल के सपनों को साझा करने के लिए, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं को वितरण सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दिशा में एक कदम है। अब देखिए, एमओटीए ने डिजिटल इंडिया के बड़े विजन जोड़ने के लिए टीबीटी मिशन के मार्गदर्शन से टीबीटी पोर्टल के साथ 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकत्रित किया है। अब जो 66वीं स्कॉच प्रतियोगिता है 2020 की, इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस के नाम से आयोजित की गई थी, और जिस जनजाति का मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 में प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के जो झंडा था इनका डिजाइन किया था इन्होंने, किसने किया था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया। 3:2 में भारत के झंडे की डिजाइन है। तब इसको डिटेल में हम प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय ध्वज के डिजाइनर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को किस राज्य में हुआ? साथियों, ये प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि हाल ही में 2 अगस्त गया है, कल ही परसों सॉरी, तो इनका जन्म हुआ था, तो इसी कारण इस प्रश्न को जोड़ा गया और इनके बारे में हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो जो पूर्व में मद्रास था और यहीं पर इनका जन्म हुआ था, हाल ही आज इनको तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, और यही है पिंगली वेंकैया साहब, जिन्होंने भारतीय के ध्वज की डिज़ाइन की थी। 3:2 इसकी साइज़ है भारतीय ध्वज की। तो इतनी जानकारी हो गई। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनका ये बताया, मद्रास प्रेसिडेंसी के भट्टपाला
लापे मनारू में हुआ था, मद्रास में। वो भारतीय ध्वज के डिजाइनर भी थे। 2009 से 2011 और 2011 के उनके स्मरण में एक डाक जारी किया गया था। और भारतीय ध्वज के केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के 3 क्षैतिज आयत है। एक 24 स्पोक व्हील, सफ़ेद जो है बीच में चक्र रहता है, और केंद्र में नौसेला नीले रंग में है, ये देख सकते हैं। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को अपनाया गया। ध्वज को उपयोग फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसके और इसी के माध्यम से इसके बाद से सार्वजनिक स्थानों पर ध्वज को लगाने की अनुमति मिल गई थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 8वां प्रश्न है और वीडियो का आखिरी का प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा। एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेना के किस कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? पश्चिमी कमान। तो पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? VR चौधरी साहब। इनका चित्र देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। हम डिटेल में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के अधिकारी, कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एयर बी मार्शल सुरेश का स्थान लिया और उन्हें 1982 में लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में नियुक्त किया गया था। इन्होंने MiG-21, MiG-23 MF, MiG-29 Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। और पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब वायुसेना की जो पश्चिमी मुख्यालय है, तो वायुसेना के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। और मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, जो कि RK भदौरिया के नाम से प्रसिद्ध है, यही अध्यक्ष हैं। और वायु उप सेनापति कौन है? एयर मार्शल अनिल खोसला है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।